ओके सर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग हम का हमारा मोटो क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं। क्या हमें बहुत बड़ा पैसा कमाना है, क्या हमें अपना जो भी पैसा हमने रखा है उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या क्या मोटो है। तो फर्स्ट मेरा यही कहना है कि हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे फॉर अ सस्टेनेबल एज अ बिजनेस के लिए। तो अगर हम लोग एक बिजनेस को देखते हैं कि एक एक आदमी जो है 5 लाख एक जगह पे अपना दुकान लगाता है, एक दुकान किराए पे लेता है, कोई किसी शोरूम में हो सकता है, किसी रोड पे हो सकता है, वो एक दुकान लेता है जिसका मंथली किराया उसका 40-30 हजार रुपए के आसपास का मंथली किराया पड़ रहा है, उसको अपना इन्वेंट्री मैनेज करना हो रहा है। तो ये सारी चीजें करके वो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता है। करने के बाद क्या उसके दिमाग में ये चीज होता है कि नहीं, मुझे साल मैंने लगाया है 5 लाख रुपए लगा दिया है इन्वेस्टमेंट, और मुझे ना अगले 5 महीने में, अगले 6 महीने में, या अगले एक साल के अंदर पूरा अपना पैसा निकालना है। क्या ये माइंडसेट के साथ क्या कोई बिजनेस स्टार्ट करता है? नहीं। जब कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका एक दिमाग में होता है कि मुझे एक मंथली रिटर्न चाहिए, मुझे यहां से एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए। एक कोई भी एक ग्रोसरी स्टोर करता है तो उसके दिमाग में रहता है कि हाँ, मैंने इन्वेंट्री रखा है, मैंने 2 लाख की इन्वेंट्री लगा ली है, मैंने अपने दुकान के जो डेकोरेशन है उसमें जो है 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया है, अगले 6 महीने का मेरा किराया जो है वो भी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास मेरा किराया जाने वाला है। तो ये मेरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद उसके दिमाग में रहता है कि यहाँ से मुझे महीने का 30 हजार 40 हजार जो भी है, मेरे सारे खर्चे निकाल के मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हूँ। इसके लिए मैं अपना पूरा दिन इस दुकान पे बैठने के लिए तैयार हूँ, जहाँ पे मुझे एक लड़के को, अपने हेल्पर के लिए मुझे सैलरी देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, ये सारी चीजें हर महीने का रेंट जो उसमें ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, ये सारी चीजें देने के बाद उसके दिमाग में रहता है मैं अपना टाइम दूंगा, एफर्ट दूंगा, सारा करने के बाद मुझे महीने का इतना रुपया बचना चाहिए, और ये चीज मुझे अगले 5 साल, अगले 10 साल तक मुझे करना है, और धीरे 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 अपने दुकान को बढ़ाना है। ये उसका माइंडसेट होता है, ये एक बिजनेस का माइंडसेट होता है। और यही एग्जैक्ट माइंडसेट चाहिए हमें अपने ऑप्शन सेलिंग के लिए, जहां पे हम गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं कि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। हमें क्यों ऐसा। तो ये जो गट फीलिंग है, ये जो चीजें हैं, इसके ऊपर हम बेट लगा के रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं, हम रैंडम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, जो आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि 90 से 94% या 93% जो भी हो, इतने लोग ऑप्शंस में पैसा लूज करते हैं। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि ये जो परसेंटेज है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज जो होता है वो होता है आपके रिटेलर्स का, जो क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, न्यूज बेस्ड करते हैं, उनको रैंडम मैंने पर्सनली कई ऐसे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, कॉल या पुट अपने रैंडम, उनको लगता है कि कल मार्केट गिर जाएगा, कल मार्केट 100% का गैप अप होगा, कल मार्केट 100% का गैप डाउन होगा। ये लगता है, इस लगने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस बाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा होता है लूजिंग का ये चीज। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने सैलरी से जो लेट से उनको कहीं से मिल रहा है, उनके दिमाग में रहता है कि हमारे पास तो 1,000 रुपया है, तो 1,000 रुपया है तो एक काम करते हैं कि और वो क्या होता है, वो उस 1,000 रुपए को लूज करने के लिए तैयार होते हैं। वो सोचते हैं कि 1,000 रुपया, 1,000 रुपया जाएगा तो क्या होगा। बट वो 1,000 रुपया पिछले साल भर से, 10 महीने से वो लगातार वो 1,000 रुपया लूज करते करते आ रहे हैं, जिसके वजह से वो बिल्टअप होता रहता है। वो 5,000, 10,000, 15,000, और वो स्लो 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 क्या करता है, वो आपको आदत लगा देता है कि हाँ, हम 1,000 रुपया लाते हैं, किसी दिन हमको 1,000 का वो 1,200 हो जाता है, अगले दिन वही 1,000 का 600 रुपया हो जाता है, फिर वो 600 से 300, 200 करते करते वो पैसा खत्म हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, चलो नेक्स्ट महीने फिर सैलरी आ जाएगा, फिर करेंगे। तो इसको एज अ गैम्बलिंग, एज अ फन, उनके दिमाग में वो रहता है कि हाँ, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, फन के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई माइंडसेट नहीं होता है। और ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ फॉर ऑप्शंस। इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप इसको मत कैलकुलेट करिए, जहां पे आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को देखते हैं, वहां पे वैल्यू देखते हैं, वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं उससे इसका कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से, जहां पे लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा, ऑप्शंस बाइंग में भी कई चीजें होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना पहले से ही बता देना हूं। जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, और मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है उस लेवल का उनके पास वो प्रिडिक्शन, कि वो उस लेवल का स्कैल्पिंग, या उन लोगों को वो बिल्कुल मार्केट को परफेक्टली टाइम करते हैं। वो 6 घंटे, 6.5 घंटे स्क्रीन को देते हैं, और वो पिछले कई सालों से ऐसा करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वो परफेक्टली मार्केट के चार्ट को देखते हैं, मार्केट को एनालिसिस करते हैं, और उनका इतने कन्विक्शन के साथ वो शॉर्ट टर्म के लिए वो एंट्री करते हैं। बिल्कुल, वो उन्होंने एंट्री किया, 15 से 20 मिनट उन्होंने मार्केट में दिया, और वहां से वो निकल गए। ठीक है, उनका बहुत स्ट्रिक्ट, उनका गैम्बल नहीं होता है, उनको पता होता है कि हाँ, हम यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस है,
जैसे ही ये ट्रिगर करेगा मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, मुझे इतना ही कैपिटल डिप्लॉय करना है, मेरा टारगेट ये है। और उनका वो शॉर्ट टाइम, वो 10 से 15 मिनट 20 मिनट का मैक्स, तो वो जो स्कैल्पिंग लेवल का वो जो टेक्निक होता है, उन्होंने उसको मास्टर किया होता है। बट ऐसे लोग आपको 100 ट्रेडर्स में से एक या सिर्फ दो ही ऐसे मिलेंगे जो मार्केट को इतना परफेक्टली टाइम करते हैं। मैं पर्सनली, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं मार्केट को इतना अच्छे तरह से टाइम नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन सेलिंग को चुना, जहां पे मुझे मार्केट को देखना ना पड़े, मुझे दिन भर में सारा दिन मुझे चार्ट के सामने न गुजारना पड़े, मुझे सारा दिन चार्ट में ट्रेंड लाइन मार्क करना, कहां पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, एमएससीडी का क्या चल रहा है, आरएसआई क्या चल रहा है, मार्केट किस सपोर्ट लेवल पे जा रहा है, ये सारी चीजें मुझे ना देखना पड़े। बस मुझे पता होता है कि मुझे मार्केट में ये करना है, यहाँ पे ऑप्शन सेल करना है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस है, मैंने बस इतना देख लिया, मैंने अपना पोजीशन डिप्लॉय कर दिया, मैंने हेजेस डाल दिए। अगर मेरा पोजिशनल ट्रेड है तो मैंने हेजेस बाई कर लिया, अगर मेरा इंट्राडे का ट्रेड है, एक्सपायरी ट्रेड है, तो मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल दिया। तो ये सारी चीजें कर दिया, उसके बाद मैं फिर मार्केट से फाइट नहीं करता कि हाँ मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपना स्टॉप लॉस लो, निकल जाओ वहां से। क्यों? क्योंकि अब मुझे अपना कैपिटल बचाना है, कैपिटल बचाऊंगा तो ही मैं मार्केट में कल प्ले कर पाऊंगा। अगर मेरे पास कैपिटल नहीं रहेगा तो मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। जैसे एक क्रिकेटर क्या करता है, एक क्रिकेटर वो क्या करता है, अच्छी गेंदों को नहीं प्ले करता, वो छोड़ देता है, उसको डॉट करता है। ठीक है, और जब उसको मिलता है कि नहीं मुझे इस पे मारना है, इस पे ये मेरे हिटिंग रेंज में, तब वो प्ले करता है। सेम एग्जैक्टली सेम चीज, हमें मार्केट से फाइट नहीं करना अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है। क्योंकि मैंने सोचना हमें क्या करना है, मार्केट में डिप्लॉय करने से, कैपिटल डिप्लॉय करने से पहले, पोजीशन लेने के पहले सोचना है। अगर पोजीशन लेने के बाद मुझे लगे कि अरे ये तो गलत हो गया, अरे ये गड़बड़ हो गया, इसका मतलब ही मेरा एनालिसिस सही नहीं है, मेरा एग्जीक्यूशन सही नहीं है, मुझे मार्केट से फाइट नहीं करना। तो ये परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ आपको जाना है, आपको गेस नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना, आपको होप नहीं करना। ऑप्शन सेलिंग में आप होप नहीं कर सकते हैं, होप ऑप्शन बायर का काम है। ऑप्शन बायर ऑप्शन बाई करके होप करता है कि हाँ कल मार्केट गैप अप हो जाए, हाँ मार्केट मेरे साइड में चला जाए। बट ऑप्शन सेलर होप नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अगर वो होप करेगा तो उसका कैपिटल वाइप अप पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो होप नहीं करना है। तो आज जो हम लोगों का सेशन है उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज, या जानेंगे हम आज, कि इंडेक्स का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, इंडेक्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑप्शन चेन को हम लोग कैसे पढ़ते हमें ऑप्शन चेन कैसे पढ़ना पढ़ना है। और नेक्स्ट है हमें स्टार्ट मनी, जो हमारा स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े मतलब जो एक्चुअली मार्केट को मूव करते करते हैं। मतलब हम और आप अगर किसी स्टॉक को खरीदेंगे या बेचेंगे, तो स्टॉक 1 रुपया या हो सकता है 5 पैसे का भी उसमें मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन जो स्मार्ट मनी होता है, जो बड़ा पैसा होता है, जो किसी स्टॉक को चलाता है, जो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने का पैसा होता है, जो कि 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, जिनके जो हजारों करोड़ का लेके पोजीशन बैठते हैं, वो कैसे काम करते हैं। और नेक्स्ट चीज सबसे लास्ट में जानेंगे कि ऑप्शन सेलर बनने से हमें क्या फायदा है, हमें क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है एज एन ऑप्शन सेलर। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, किसी के कोई क्वेश्चन है? एनीवन? नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इंडेक्स हमारा क्या है। और इसमें मुझे लगता है कि 90 पर जो जितने भी हमारे, जितने सबको पता है कि इंडेक्स हमारे इंडिया में मेजर इंडेक्सेस कौन कौन से हैं। फिर भी मैं जस्ट बता देता हूँ कि इंडिया में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो है हमारा निफ्टी। निफ्टी का निफ्टी 50, जिसे हम लोग कहते हैं निफ्टी 50, क्योंकि वो निफ्टी के 50 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, वो उनका इंडेक्स है। नेक्स्ट हमारा आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है बैंकिंग के जितने भी सारे बड़े स्टॉक्स हैं, वो उनका इंडेक्स है। और उसके बाद हमारा आता है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो उसका इंडेक्स है। और ये बीएससी का इंडेक्स है। एनएससी जो है वो मैनेज करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और बीएससी जो मैनेज करता है वो सेंसेक्स को मैनेज करता है। तो हम पर्सनली मैं सिर्फ इन्हीं 3 इंडेक्सेस में ट्रेड करता हूँ। क्यों? इसका क्या रीजन है? क्योंकि इनको ट्रेड करने का मतलब यह है कि मैं इंडिया को ट्रेड कर रहा हूँ, पूरे कंप्लीट इंडिया की इकोनॉमी को ट्रेड कर रहा हूं, ना कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स को। क्योंकि कोई स्पेसिफिक स्टॉक किसी भी न्यूज से बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है। अगर आपको रिसेंटली आपने देखा होगा, आई गेस आईएफडीबी आईएफडीबी बैंक में कुछ, पंजाब में कुछ एक इशू हुआ था,
जहाँ पे किसी उसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, गवर्नमेंट के फंड, वहां से फंड गायब, मिसिंग थे, उसके किसी एम्प्लॉय ने कुछ किया था, ऐसा ही कुछ, आई थिंक आईडीबीआई या हाँ ऐसा ही कुछ था। आईडीएफसी था सर। जी आईडीएफसी था, तो उसके वजह से जी आपको जी। पता है वो एक दिन वो स्टॉक ऑलमोस्ट आई गेस 10 से 12% वो टूट गया था, अगले ही दिन वो खुला था 10-12% के गैप डाउन से। ठीक है, और जैसा मैंने अभी रिसेंटली कहा कि 7% गैप डाउन खुला है एचडीएफसी बैंक का एडीआर, और 5% के आसपास अपना इंडिया में बंद हुआ है, वो उसके चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। तो क्या आप अपना जो बहुत बड़ा पैसा है, आप अपने मेजर पैसे को इस तरीके के किसी स्टॉक में डाल पाएंगे? डाल सकते हैं, जहां पे किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक कंपनी का एक चेयरमैन, चेयरमैन कुछ नहीं है, उसी कंपनी का एम्प्लॉय है, कि उसके रिजाइन करने से आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, या मैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एसआईपी कर रहे हो, आप छोटा छोटा छोटा, कभी 5 स्टॉक खरीद लिया, कभी 10 स्टॉक, आप ये कर सकते हो। लेकिन आप बहुत बड़ा पैसा लेके ओवरनाइट रात को सो नहीं सकते कि आज आपने बेचा, आपको एक 1% 2% का प्रॉफिट होने वाला है, नेक्स्ट उसके 2 दिन में एक्सपायरी है। उस तरीके का पैसा आप किसी स्टॉक में लगा के नहीं सो सकते रात को, कि कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए और वो नेक्स्ट दिन 5%, 10%, 15% गैप अप गैप डाउन हो जाए, तो आप मेंटल पीस के उस पर्टिकुलर चीज को आप कैरी नहीं कर सकते। आप एक दिन के लिए कर सकते हो, आप किसी एक दिन में आपको अपॉर्चुनिटी मिला, आपने किया, नेक्स्ट दिन किया, बट इसको आप एज अ बिजनेस नहीं देख सकते हो कि मैं उसको रोज करूंगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं मुझे प्रॉब्लम होगा। इसलिए पर्टिकुलरली मैं इंडेक्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि इसमें सारे अलग अलग सेक्टर्स है। हो सकता है कल के डेट में बैंकिंग स्टॉक में प्रॉब्लम हो, बट हो सकता है ऑटो ऑटो अच्छा कर रहा हो, तो ऑटोस को बैलेंस कर देगा। हो सकता है बैंकिंग वाकई में प्रॉब्लम आया, लेकिन ऑटो ने अच्छा किया तो बैलेंस होके वो 1% का, वो जो परसेंटेज, जो 5%, 10% का जो डाउन स्टॉक में हो रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स में जो प्रॉब्लम हो 1% का हो। तो ये सारी चीजें इंडेक्स को स्टेबल बनाता है। और एज ए ऑप्शन सेलर हमें यही चीज चाहिए होता है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। हमें जिस भी पर्टिकुलर अंडरलाइन को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तभी जाके हम पैसा बना सकते हैं और सस्टेनेबल पैसा बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो जो चीजें मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, कि स्टॉक में क्रैश हो सकता है, स्टॉक ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर किसी भी पर्टिकुलर, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी कोई कंपनी अपने खुद के स्टॉक्स बेच सकता है। जैसे अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, ओला, आई गेस ओला में उसके अपने ही जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपने स्टॉक्स को मार्केट में सेल आउट कर दिया, जिससे उस स्टॉक में गिरावट आ गई। तो ये सारी चीजें स्टॉक में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके मुकाबले इंडेक्स क्या होता है? बहुत ही स्टेबल होता है। इंडेक्स के जो टॉप कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। आप रिलायंस को, आप एचडीएफसी बैंक को, आप आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आप मारुति ले लीजिए, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, टाटा मोटर्स, ये जो कंपनियां, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इसको मार्केट को ऑपरेटर्स इतनी आसानी से, मतलब उसमें कोई भी मतलब मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है इनको। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, ये स्टेबल रहता है, ये एज पर द मार्केट, ये फंडामेंटल्स के हिसाब से ये चलते हैं। ये मतलब इसको मैनुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हम लोग अब आते हैं मार्केट डेज पे, कि हमारे बेसिक हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग बैठते हैं मॉर्निंग में सवेरे 9:15 से 3:30 बजे तक, तो हमें कॉमन मोस्टली कैसे दिन देखने को मिलते हैं? सबसे पहला आता है हमारा ट्रेंडिंग डे। ट्रेंडिंग डे कौन से दिन होते हैं? जिस दिन मार्केट मूव करता है अपने फंडामेंटल से, मार्केट 1% बढ़ गया, 1.5% बढ़ गया, 0.75%, वो मार्केट एक किसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही है, ओवर द डे वो पूरा दिन मार्केट एक डायरेक्शन में चला, या किसी एक डायरेक्शन में मार्केट गिरा। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रेंडिंग डे, जिसमें मार्केट का एक डायरेक्शन होता है। यही डायरेक्शन ऑप्शन बायर्स जो होता है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ट्रेंडिंग दिन ढूंढते हैं। उनको लगता है कि आज अगर वो पैसा बनाएंगे उस दिन, ऑप्शन बायर उस दिन पैसा बनाएगा। क्यों? क्योंकि लेट से उसने मॉर्निंग में कोई कॉल या पुट बाई कर लिया और वो ट्रेंडिंग डे हो गया, उस दिन मार्केट अच्छा चढ़ा या अच्छा गिरा, तो उस दिन वो अपना घर में पैसा लेके जाएगा। नेक्स्ट आता है रेंज बाउंड डे, जो कि सबसे ज्यादा होता है। मार्केट 50 पॉइंट ऊपर, मार्केट 50 पॉइंट नीचे, मार्केट 25 पॉइंट ऊपर, मार्केट 25 पॉइंट नीचे, करते करते वो लास्ट में पता चलता है एंड ऑफ द डे वो या तो 50 पॉइंट ऊपर है, और 50 पॉइंट के प्लस माइनस 50 पॉइंट 100 पॉइंट के अंदर ही वो पूरे दिन रेंज में ऊपर नीचे करके घूमता रह गया। और यही होता है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डे। ट्रेडिंग जो डेज होते हैं, ट्रेडिंग डेज के ऑलमोस्ट 50% डे ऐसे ही रेंज बाउंड डेज होते हैं। और इस रेंज बाउंड डेज में पैसा कौन कमाता है? इस रेंज बाउंड डेज में पैसा कमाता है ऑप्शन सेलर। कैसे कमाता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा इवेंट या वॉलेटाइल डेज, और ये होता है सबसे डेंजरस डेज। ठीक है, इसमें ऑप्शन बायर भी अपना पैसा जलाता है, ऑप्शन सेलर भी अपना पैसा जलाता है।
ठीक है। इवेंट डेज कौन हो गए? जिस दिन मार्केट को अब कुछ पता नहीं होता। अगर आपने देखा होगा लास्ट डेज, जो कल का दिन जो गया, वो एक वॉलेटाइल डे था। आपने देखा होगा बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ओपन हुआ, उसके बाद वो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट ऊपर तक आया, और उसके बाद उसने फिर वापस पूरा 900 पॉइंट का गिरावट देखा। यानी वो एक तरफ मॉर्निंग में चला, फिर नीचे आया, मतलब वो पूरा दिन चौपी रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यानी अगर लेट्स से किसी ने ऑप्शन बाय किया होगा, तो वो उस ऊपर नीचे में उसके कई बार उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर किए होंगे। ठीक है, अब वो स्टॉप लेता है कि वो अलग बात है, बट उसके मार्केट में उसको एक बार प्रॉफिट दिख रहा होगा अच्छा खासा, एक बार उसको अच्छा खासा लॉस दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा दिन मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है, और इसमें पैसा जाता है। इवेंट डेज कैसे होते हैं? इवेंट डेज जैसे अभी अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, वॉर डे, वॉर लाइक सिचुएशन। नेक्स्ट होता है हमारा कोई इलेक्शन डे, यानी बड़े स्टेट का या नेशनल लेवल का कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो, या काउंटिंग चल रहा हो, इस तरह के दिन। नेक्स्ट आता है हमारा बजट डे, ये एक इवेंट डे हो गया। ठीक है, तो तो इस तरीके के कुछ इवेंट डेज होते हैं। फिर इसके बाद और कई सारे इवेंट डेज होते हैं, जैसे आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। तो आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी लाने वाला है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट कम होगा, रेपो रेट कम होगा, ज्यादा होगा, तो ये भी एक काइंड ऑफ इवेंट डे हो गया। तो ये सारी चीजें फिक्स होती है इवेंट डेट। ठीक है, तो जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, अगर आपने लास्ट अभी 1 को अगर आपने देखा होगा मार्केट का सिनेरियो कैसा था। मार्केट शुरू से थोड़ा बहुत चॉपी था, बिल्कुल चॉपी चॉपी चॉपी, जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ, मार्केट एकदम से नीचे चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसटीटी बढ़ा था। तो ये सारी, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई ऑप्शन उस समय पे कोई ऑप्शन बाय करके सोचे कि मार्केट में मैं बाय कर लेता हूँ, कॉल साइड मार्केट अच्छा होगा, मार्केट नीचे गया। अगर किसी ने, मतलब वो गैम्बल होता है, वहां पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को इवेंट डेज के, क्योंकि वो इवेंट का आउटकम कुछ भी हो सकता है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम ये 3 टाइप के कंडीशन हमें मिलते हैं मार्केट में। अच्छा, नेक्स्ट, अब मुझे एज ऑप्शन सेलर मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए? मुझे चाहिए मार्केट में स्टेबिलिटी, मुझे मार्केट चाहिए रेंज बाउंड, साइडवेज। अगर मार्केट में साइडवेज होगा, तो मैं पैसा कमाऊंगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडी होगा, तो मुझे पैसा पैसा बनाने में मुश्किल होगा। ठीक है, और ऑप्शन, ठीक है, और एज ए एनालिसिस हम लोगों ने देखा कि मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बायर कब कमाता है? ऑप्शन बायर को दो चीजें चाहिए होती है। फर्स्ट, मार्केट बायर को चाहिए होता है ट्रेंड। सेकेंड, मार्केट बायर, सॉरी, ऑप्शन बायर को चाहिए होता है डायरेक्शन। यानी मुझे दो चीजें सही करनी पड़ेंगी। पहला, मुझे डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा, यानी मेरा प्रिडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो फर्स्ट चीज, मार्केट को ऊपर ही जाना पड़ेगा। दूसरा, मार्केट में चाहिए मूवमेंट। मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत फास्ट ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मार्केट स्लो जा रहा है, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, अगर मार्केट स्लोली ऊपर जाएगा, तो अगेन ऑप्शन बायर लूज करेगा। तो मार्केट, ऑप्शन बायर को दो चीजें चाहिए एक साथ। पहला, डायरेक्शन उसको सही होना पड़ेगा। दूसरा, उसको मोमेंटम चाहिए होना पड़ेगा, स्पीड चाहिए होगा। दो चीजें एक साथ होंगी, तब वो पैसा कमाएगा। और ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए? ऑप्शन सेलर को चाहिए कि वो, उसका डायरेक्शन गलत भी होगा तो भी वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेंज। अब जैसे अगर हम ये कहें कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत अच्छी बात है, वो कल ऊपर जाएगा। अगर बहुत लोग कह सकते हैं कि मार्केट में अभी खराब टेक्सचर चल रहा है, मार्केट नीचे गिरेगा। क्या अगर हम उनसे पूछें क्या मार्केट वाकई में 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट नीचे गिरेगा, तब वो जगह पे मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमें डायरेक्शन पता है, हो सकता है मार्केट नीचे भी जाए, 100 पॉइंट नीचे जाए, 200 पॉइंट नीचे जाए, लेकिन अगर हम ये कह दें कि क्या मार्केट वाकई में 500 पॉइंट नीचे जाएगा, तो ये करना मार्केट के लिए मुश्किल होता है। कि मार्केट, अभी करंट सिनेरियो को हम थोड़ा सा बाद में साइड में रखते हैं, क्योंकि अभी मार्केट का अलग सिनेरियो चल रहा है। अगर हम एक नॉर्मल डे पे कहें, यानी आज से 15 दिन, अगर 20 दिन पहले की बात करें, तो अगर हम कहें कि मार्केट आज, क्या मार्केट ऊपर जाएगा? हाँ, हो सकता है ऊपर जाए। क्या मार्केट आज 500 पॉइंट ऊपर जाएगा? हर आदमी कहेगा नहीं, आज मार्केट 50 जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। एकदम 100% श्योर एंड शॉर्ट कुछ नहीं होता है मार्केट में, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। यानी अगर हम ये कह दें, अगर हम ये, आशीष सर, हाँ सब इसकी तरफ से म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, तो मार्केट क्या करता है अपना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो साइडवेज रहता है। तो अगर हम ये मान के चलिए, कहें, एक स्टेटमेंट इन जनरिक दें
कि मार्केट आज 500 पॉइंट, कल मार्केट 500 या 250 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे के रेंज के अंदर ट्राई। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी कुछ दिन पहले 25,000 पे था, हम उसी को मान के चलते हैं, तो 25,000 का 1.5% हो गया तकरीबन 750 625 रुपए के आसपास। तो अगर हम ये कहें कि मार्केट 625 पॉइंट ऊपर, और सॉरी 625 नहीं होता है, 250, उसके बाद 100, 375, यानी अगर हम कहें कि कल मार्केट 375 पॉइंट के अंदर ऊपर और 375 पॉइंट के नीचे रहेगा, तो ये स्टेटमेंट 70 to 80% टाइम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट उठा के पिछले 5 साल का भी देख लें तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट का जो रेंज है वो 1.5% के अंदर रहता है। मार्केट प्लस 1.5% और माइनस 1.5% के रेंज में, यानी टोटल 3% के रेंज में आप अगर मार्केट को देखेंगे पिछले 5 साल का डेटा उठा के, तो आपको ऐसा मिलेगा ऑलमोस्ट 70% to 80% ऑफ टाइम मार्केट इसी रेंज के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा, 1.5% ऊपर या 1.5% नीचे के अंदर ही मार्केट गुजारेगा। ठीक है। दो, जो मैं अभी कह रहा था कि अगर मार्केट साइडवेज रहा तो ऑप्शन सेलर को क्या मिलेगा? ऑप्शन सेलर को मिलेगा प्रीमियम का फायदा, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है। आप लोगों को सबको पता होगा थीटा डीके, बहुत लोग उसको कहते हैं थीटा डीके, बहुत लोग कहते हैं प्रीमियम डीके। आपने देखा होगा, अगर आप लोगों को कोई भी ऑप्शन बाई करता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपने मार्केट में एक ऑप्शन खरीदा, मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जा रहा है, धीरे 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 वो 10.15% उठा है, फिर भी आप देखोगे कि मार्केट में जो जो आपने जो ऑप्शंस खरीदा है उसका प्राइस धीरे धीरे 50 पैसे, 1 रुपए, 1.5 रुपए करके वो धीरे ओवर द टाइम, मतलब हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद वो धीरे धीरे 50 पैसे, 25 पैसे करके वो धीरे धीरे उसका प्राइस गिर रहा है। मार्केट मार्केट आपके डायरेक्शन में है, आपके ऑपोजिट नहीं जा रहा है। अगर आपने कॉल लिया है तो मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, फिर भी आपके इस कॉल का प्राइस गिर रहा है। अगर आपने पुट बाई किया है, मार्केट और ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट वहीं पे है, टिका हुआ है, फिर भी आपके उस कॉल का पुट का जो प्राइस है वो धीरे 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 स्लोली गिर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में चलना बंद कर दिया, और मार्केट जब भी डायरेक्शन में चलना बंद कर देगा उसमें प्रीमियम में थीटा डीके आना शुरू हो जाएगा, उसका उसका प्रीमियम, उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। और वो जो प्रॉब्लम ऑप्शन बायर का है, वही एक्चुअली एडवांटेज ऑप्शन सेलर का होता है, क्योंकि उसको वही धीरे धीरे जो पैसा उसको मिलता है वही उसका प्रॉफिट है, वही उसका टारगेट है। कि हम लोग ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो ऑप्शन चेन ही हमारा जो वही हमारा गाइड होता है। ठीक है, उसी को हम लोग देखते हैं, हमें चार्ट से जितना समझ में आता है उससे ज्यादा सर हमें ऑप्शन चेन से समझ में आता है। ठीक है। सर जी जी। सर ऑप्शन एंड चेन हमें जैसे पता तो है, पर अगर आप इसके बारे में कुछ बता दे तो क्या पता हमें थोड़ी सी और नॉलेज मिल जाए, कुछ नई चीज। जी बिल्कुल। तो ऑप्शन, जैसे हम लोग मार्केट में जब मार्केट को हम लोग जब देखते हैं, मार्केट के अंदर से हम लोग जब चार्ट को देखते हैं, नॉट ऑप्शन चार्ट, हम लोग किसी भी अंडरलाइन चार्ट, यानी हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि हम निफ्टी के देख रहे हैं या सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं, तो चार्ट हमें ये बताता है कि ओवरऑल मार्केट किधर जा रहा है। बट वो हमें ये नहीं बताता है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं, वो अपना पोजीशन बना कहाँ रहे हैं, वो क्या खरीद रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं, उनको क्या लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है, ये जो चीजें दिख रही हो सकता है मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा हो, लेकिन ऊपर हो सकता है कि कोई उसको बेचने की तैयारी कर रहा हो, कहाँ कोई सेलर वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई सेलर वहां पे अपना पोजीशन बना रहा है? हो सकता है मार्केट 10 पॉइंट 15 पॉइंट करके धीरे 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 ऊपर जाता है। आप लोगों ने कई समय देखा होगा कि मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है और अचानक से एक पर्टिकुलर जगह जाके जैसे ही पहुंचता है वहां से बहुत तेजी से नीचे गिरता है। हम लोग कहते हैं वहां पर रेसिस्टेंस है। तो वो रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ रियल टाइम में एक्चुअली दिखता है, हमें बस देखना आना चाहिए। तो अगर आप हमें वो चीज देखना हो तो वो हम फ्री में देख सकते हैं। आप लोग कई जगह देख सकते हैं। आप लोगों ने सेंसिबल का नाम सुना है, ऑप्स्टा का नाम सुना होगा, जहां पे हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। हम्म। ठीक है, तो मैं पर्सनली ऑप्स्टा यूज करता हूं, तो मैं उसमें दिखा देता हूं ये चीजें रियल टाइम। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये निफ्टी का चार्ट है, करंट करंट मंथ का, ये मंथली चार्ट है। निफ्टी का चार्ट किस चीज का चार्ट है? ये इंडेक्स का चार्ट नहीं है, ये चार्ट है ओपन इंटरेस्ट का, ओआई का चार्ट है। ठीक है, तो ये ओआई का चार्ट और ये रियल टाइम में बनता है। ठीक है, अगर आपको रियल टाइम में और कोई चार्ट देखना हो तो आप सेंसिबल देख सकते हो। सेंसिबल मेरा लॉगिन नहीं है, या फिर यहीं पे आपको रियल टाइम में ये दिखता है, हर 5 मिनट में 10 मिनट में आपको दिखता है कि इस चार्ट में क्या चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे आपको दो पर्टिकुलर आपको लेवल, आप किसी भी स्ट्राइक, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस है। अगर आप लोग देखोगे नीचे यहाँ पे, वो आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं, ये अलग अलग स्ट्राइक्स है, 21,000, 21,800, 22,350, 31,000। और अगर मैं होवर करूं तो ये आपको इसमें सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कुछ यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा।
ठीक है, जैसे 23,000 पे, अगर मैं इस पर्टिकुलर किस डेट का ये चार्ट है, ये लास्ट हमारा ट्रेडिंग हुआ था मार्केट में 20 तारीख को, ठीक है। तो 20 तारीख को क्या हुआ था मार्केट में, अगर हमको ये देखना हो तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से दिख जाएगा यहाँ पे कि उस दिन मार्केट में क्या हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट में देखें तो हमें ये दिखेगा कि कॉल ऑप्शंस जो है, अगर मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ओके, तो अगर हम लोग ये देखें कि आप अगर देखोगे यहाँ पे कि कॉल का इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि कॉल में हमारा जो बना हुआ है ओआई बना हुआ है, ये लॉट्स में है, यानी इतने पोजीशन यहाँ पे कॉल राइटर्स है, ठीक है। यानी ये लोग ये कॉल राइटर्स कौन है, ये कॉल राइटर, कॉल लिखने का मतलब ये होता है कि इन लोगों को लगता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर पोजीशन से, ये कौन सा स्ट्राइक है, ये 23,000 है। और कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल का मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं, अगर जो बाइंग कर रहा होगा कॉल को बाई करने वाला होता है, वो ये सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल को सेल करने वाला होता है वो, और हमको ये सेलर के हिसाब से देखना है। हम लोग जो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, आपको किसके पर्सपेक्टिव से देखना, ये आपको पता होना चाहिए। जो हम लोग ओआई, सबको पता है कि ओआई में इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में ये बना हुआ है, इतने इतने ओआई है, इतना पुट का स्ट्राइक है, पीसीआर, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये पर्सपेक्टिव किसका है, ये चार्ट हमको किसके तरफ से देखना है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर चार्ट को बनाने वाला कौन है, इस पर्टिकुलर चार्ट को बनाने वाला है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर जो है वो इस पर्टिकुलर चार्ट को बनाया है, उसके पास इतना पैसा है कि वो इतने लॉट्स बाय या सेल कर सकता है, इतने लॉट्स, ठीक है। बायर्स के पास इतना पैसा, बायर्स के पास अगर इतना पैसा होगा भी तो भी वो इतना नहीं कर सकता, क्योंकि सेलर को सेल करना पड़ता है, हर एक लॉट के लिए उसको बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके वो ये सेल कर सकता है, ठीक है। तो हमें पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। हम जब भी ऑप्शन चेन को देखते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं हम कि इसमें हमको क्या समझ में आता है, अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को देखते हैं, हमें क्या समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमें समझना है कि यहाँ पे कॉल राइटर है, उसने यहाँ पे कितना सेल किया है, ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास, 30,000 लॉट उसने सेल किया हुआ है। और जो पुट राइटर है उसने अराउंड 70,000 के आसपास उसने सेल किया हुआ है, लगभग 2.3% ज्यादा, मतलब 2.3 टाइम्स ज्यादा पुट राइटर्स है। पुट का सेलिंग का मतलब क्या होता है कि उनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल सेलिंग का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो अब अगर हमको ये दिख रहा है कि हमें क्या लगता है किसके पास कन्विक्शन ज्यादा है, बेचने के लिए दोनों को पैसा लगा, इसको भी जितना पैसा लगा है बेचने में, इसको भी उतना ही पैसा लगा है बेचने में, ठीक है। ये जो लॉट साइज इसमें है, तो एक बात बताइए हमें, किसने ज्यादा पैसा लगाया है, कॉल में ज्यादा पैसा लगा है या पुट में ज्यादा पैसा लगा है, कोई बताएगा मुझे। पुट में सर। अच्छा, किसने लगाया है, सेलर ने लगाया है या बायर ने लगाया है, सेलर। सेलर ने पैसा लगाया है। क्यों? क्योंकि सेलर इतना बड़ा पोजीशन सेलर बनाता है, बायर नहीं बनाता है। बायर कौन होता है, बायर होता है रैंडम, कि हाँ मुझे लगता है कि यहां से मार्केट गिर जाएगा तो मैंने 5,000 लगा दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर एक लॉट को बेचने में 1.5 लाख का पैसा लगेगा, वो 1.5 लाख कोई रैंडम बंदा नहीं है, वो 1.5 लाख को लगाने के पीछे किसी का बहुत बड़ा रिसर्च है, कोई बहुत बड़ा पैसा लगा है। तब अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे कि इसमें कितना पैसा लगा है, तो आप सिंपली, ये लॉट साइज है ना, अब इस पर्टिकुलर नंबर के साथ 1.5 लाख का मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कितना पैसा लगा है इसको लगाने में। अगर 1.5 लाख ना भी लगे, 1.2 लाख ही कर दो, तो सवा लाख के साथ आप अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना पैसा इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे लगा हुआ है डायरेक्शन के लिए। सेलर ने इतना लगाया है, और सॉरी, सेलर का मींस कॉल साइड में इतना पैसा, यानी इनको लगता है मार्केट नीचे जाएगा और इनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो दुगने से भी ज्यादा प्रिडिक्शन है। तो यानी बहुत ज्यादा लोगों को ये लगता है कि मार्केट जाएगा ऊपर। एक चीज हमको ये मिल गया, यहां से देख के हमको ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो है हमारा चेंज इन ओआई।
इसको भी हमें देखना होता है कि उस पूरे दिन में क्या हुआ। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉल में क्या चेंज है, कॉल में नेगेटिव चेंज है और पुट में उससे ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा पॉजिटिव चेंज है। इसका मतलब यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। जिनको लगता था, जो कॉल राइटर्स थे, जिनको लगता था मार्केट नीचे जाएगा, उन्होंने अपना पोजीशन क्लोज किया, उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट किया है। कई रीजन से हो सकता है वो यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से उन्होंने सेल करना शुरू किया हो, यहाँ तक आया हो, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया हो। उन्होंने बहुत पहले, यानी जब मार्केट 23,500 पे था, तब उन्होंने ये कॉल सेल किया होगा इन द मनी, और उसके बाद जब मार्केट गिरा होगा तो उन्होंने अपना ये पोजीशन काट दिया होगा। ये हो सकता है। या हो सकता है इनको लगा होगा जब मार्केट नीचे की तरफ मूव किया होगा तो इन्होंने पोजीशन बनाया होगा, लेकिन जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया तो इन्होंने अपना लॉस में पोजीशन काटा होगा। जो भी हो, जिस भी वजह से हो, इन्होंने अपना पोजीशन काटा है। यानी इनको अब लगता है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, चेंज इन वाई हमें ये बताता है, कॉल का चेंज ऑफ वाई हमें ये बता रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। जो लोग इन्होंने कॉल को सेल किया था वो लोग हटे हैं, उन लोग अपना पोजीशन कट किया। नेक्स्ट चीज हमको क्या देखना है, पुट में ऐसा क्या हुआ। पुट में हमको दिख रहा है कि लगभग 7,000 नए कॉन्ट्रैक्ट, 7,000 लॉट एक्स्ट्रा सेलिंग हुआ है। इसका मतलब नए लोग आए हैं, नए लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, 23,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। यानी ये लोग भी एक तरह से कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। यानी जो कॉल राइटर्स है, कॉल सेलर्स है, ऑप्शन सेलर्स है, कॉल के साइड में कॉल राइटर, वो भी बोल रहे हैं कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। पुट वाले भी बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे, यानी दोनों का ही डायरेक्शन हमें एक ही मिल रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमको एक और चीज समझने में मिला कि हम ऑप्शंस के देख के मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रियल एक्शन से। हम चार्ट नहीं देख रहे हैं, हमको जो लोग एक्चुअल में पैसा लगा रहे हैं, हम उनका एक्शन देख रहे हैं। हमें चेंज ऑफ ओआई यही दिखा रहा है कि लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। क्या वो बाई कर रहे हैं, क्या वो बेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, क्या वो बेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। हम एक्चुअल एक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, ये अंदाजा नहीं है, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये रियल एक्शन को फॉलो करना है कि हाँ, एक बड़ा पैसा यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि हम मार्केट को देखेंगे कैसे।